हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस में प्रकाश के टॉपिक के बारे में जाने करेंगे। ठीक है, प्रकाश जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, यानी कि प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर यानी परावर्तन के पश्चात हमारे आंखों में पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, यानी कि परावर्तन के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। अर्थात देखो, परावर्तित प्रकाश के कारण वस्तु दिखाई पड़ती है या दिखाई देती है, जिससे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें। दीप्त, जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है दीप्त पिंड या दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे देखो, सूर्य खुद प्रकाश उत्सर्जन करता है, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप, ये दीप्त वस्तुओं के उदाहरण है। और जो पिंड या वस्तु दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकता है, जैसे ये वस्तु सूर्य के प्रकाश से चमकती है ना, वो कहलाते हैं प्रदीप्त पिंड। ठीक है ना, जैसे चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो इसमें चंद्रमा है वो प्रदीप्त वस्तु है, जबकि सूर्य स्वयं है वो इसमें दीप्त वस्तु है। अब देखो, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं, जो वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है वे कहलाती है पारदर्शी वस्तुएं, जैसे बिना परावर्तक पृष्ठ का कांच है। अपारदर्शी वस्तुएं, जिस वस्तु के आर पार नहीं देख सकते अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। पारभासी वस्तुएं, कुछ वस्तुओं के आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, वे कहलाती है पारभासी वस्तुएं। अब पढ़ेंगे परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी सतह या दर्पण से टकरा कर अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है, यानी वापस लौट जाती है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखो, जल में वस्तुओं का परावर्तन, ठीक है, और कुएं के पानी का परावर्तन, यानी कि इसके अंदर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण आती है और वापस वो सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन के नियम। ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, तो ये है आपतित किरण यानी आने वाली किरण, और ये है परावर्तित किरण यानी यहाँ से परावर्तित होकर के वापस चली गई, और इन दोनों के बीच अभिलंब। तो आपतित किरण में बीच में बनता है आपतन कोण, ठीक है, और जो परावर्तित किरण है इसके बीच में बनता है अभिलंब, और परावर्तित किरण के बीच बनता है परावर्तन कोण। ठीक है, और तो ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण आई, यानी कि आपतन कोण आई है और परावर्तित कोण आर, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है परावर्तन के नियम, कि दो है। अब देखो, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद समांतर हो जाती है, अर्थात फैलती नहीं है चारों तरफ, वे कहलाता है नियमित परिवर्तन। ठीक है ना, जैसे देखो, ये है पृष्ठ परावर्तक, जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ से आई और ये वापस सीधे समांतर लौट जाती है, चारों तरफ फैलती नहीं है, वो कहलाता है नियमित परावर्तन। और ये है समतल सतह से टकराने के बाद में। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी क्षुद्र पृष्ठ से टकराकर अनियमित हो जाती है, अर्थात चारों तरफ फैल जाती है, वे कहलाता है विसरित परावर्तन, यानी कि यह क्षुद्र पृष्ठ, ठीक है ना, और इंसानों और प्रकाश किरण मतलब इसके टकराने के बाद ये चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है ना, वे कहलाता है विसरित परावर्तन। अब देखो दर्पण, यानी दर्पण दो प्रकार होते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है, एक होता है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के अंदर भी होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो ये है दो दर्पण के प्रकार। दर्पण की परिभाषा देखो, कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है, वो कहलाता है दर्पण, यानी कि उससे मतलब कोई भी पृष्ठ है उसके पीछे पॉलिश की हुई है ना, वह दर्पण की भांति कार्य करता है। अब देखो समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्व दिखाई देता है, ठीक है ना। पार्श्व कैसे कि भाई दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां भाग दिखाए दायां दिखाई देता है। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी, यानी कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के समान साइज यानी उसी के आकार का बनता है, यानी कि वस्तु जितनी बड़ी है प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा समतल दर्पण के अंतर्गत। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने वस्तु रखी गई, यानी कि मानो कोई वस्तु 2 मीटर दूरी पर रखी गई दर्पण सामने वस्तु, तो दर्पण के पीछे दर्पण वो प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा जितनी वस्तु आगे रखी गई 2 मीटर दूरी पर ही। और इसमें ये उदाहरण देखो भाई, जैसे एम्बुलेंस है, ठीक है, तो एम्बुलेंस जो वाहन होता है उस पर एम्बुलेंस नाम उल्टा लिखा होता है, ठीक है ना। और जब हम आगे कोई वाहन चलता है तो उसको अपने पीछे वाले अपने साइड वाले दर्पण में देख करके उससे वाहन को साइड दे देता है। अब देखो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, और जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वह कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब से वस्तु का
बायां भाग दाएं और तथा दायां भाग वो बाईं ओर दिखाई पड़ता है, वो कहलाता है पार्श्व परिवर्तन। अब देखो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे इसका सूत्र होता है 360/θ। यानी यहाँ पर देखो कि सम आने पर 1 घटाना पड़ेगा और विषम आने पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देखो कि यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा का मान इस सूत्र में रखेंगे 90, n बराबर 4 आ गया, यानी ये एक प्रकार का सम उत्तर है, यानी कि सम है। तो इसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो इसमें प्रतिबिंब हो जाएंगे 3। 120 के लिए यहाँ मान रखेंगे तो n बराबर 3 आ जाएगा, यानी ये एक विषम मान है। तो इसमें प्रतिबिंब 3 ही बनेंगे, विषम में से हमें कुछ नहीं घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कि थीटा बराबर 50 डिग्री है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर मान लो के अंदर, तो ये 7 विषम में तो हमें इसे घटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर इसको पूर्णांक रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या होगी 7 ही बनेगी। अलग अलग कोणों पर अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि अनेक प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण द्वारा। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर सकते हैं, जैसे नायिका सैलून है, वहाँ पर हमें अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं हमारे। एक दूसरे के समांतर के समतल दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बनते हैं, समतल यानी कि वो समांतर के दर्पण से। सैलून की दुकान में अपने चेहरे के एक से अधिक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे प्रतिबिंब द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। इसी प्रक्रिया का उपयोग है वो बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलाइडोस्कोप में आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। घरों में समतल दर्पण का उपयोग है वो किया जाता है। और परिदृश्य है ना, परिदृश्य में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, यानी परिदृश्य में। ठीक है, इसका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों अथवा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि ये समतल दर्पण से ही संबंधित है परिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप के छिद्र से झांकने में हमें अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं, यानी कि कैलाइडोस्कोप के उपयोग है वो मतलब वस्तुओं को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख सकते हैं। और अलग अलग कागज है, कपड़ों है, खिलौनों का में इसका उपयोग किया जाता है अलग अलग पैटर्न देखने के। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में यानी अंदर की तरफ होता है प्रवृत्त पृष्ठ, और उत्तल दर्पण में यानी कि उभरा हुआ पृष्ठ, यानी कि बाहर की तरफ होता है प्रवृत्त पृष्ठ। यदि गोलीय दर्पण का प्रवृत्त पृष्ठ अंदर की तरफ है तो वे अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखो चम्मच का भीतरी पृष्ठ, कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ, यह कहलाता है अवतल दर्पण के उदाहरण है। यदि गोलीय दर्पण का प्रवृत्त पृष्ठ बाहर की तरफ है तो वे उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे चम्मच का बाहरी पृष्ठ और कटी हुई गेंद का बाहरी पृष्ठ, वे उत्तल दर्पण के उदाहरण हैं। दर्पण में बीम या वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। दर्पण में अलग अलग स्थिति बनती है, उसमें प्रकृति और स्थिति भी, साइज भी बदलती है दर्पण की। अब पहले अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु को दर्पण के निकट यानी नजदीक रखने पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है, बड़ा यानी आवर्धित बनता है। अब अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक या डॉक्टर है, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार, स्कूटर तथा टॉर्च के अग्रदीप यानी कि आगे दीप लगे होते हैं ना, जो आगे कांच होते हैं, उसके प्रवृत्त पृष्ठ की आकृति भी अवतल दर्पण की भांति कार्य करती है। अवतल दर्पण ही इसमें होता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनता है इसमें आभासी और सीधा, जबकि अवतल दर्पण बनता है वास्तविक और उल्टा, और यह साइज में बीम या वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी कि कोई वाहन या गाड़ी है उसके जो साइड में मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है, यानी पीछे के दृश्य को देखने में। अधिक बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जैसे भाई बहुत बड़ी गाड़ी है और वहाँ जैसे स्कूटर के पीछे चल रही है, तो उस स्कूटर के जो कांच लगा हुआ है उससे कांच में गाड़ी का प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, यानी कि अधिक बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे स्कूटर के साइज मिरर में किसी बड़े वाहन जैसे ट्रक या बस का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार आपने समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा है। अब देखो लेंस भी 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। बीच में से मोटा होता है, ये बीच में से मोटा, और किनारे इसके पतले होते हैं, ये कहलाता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस देखो बीच में से होता है छोटा या पतला, यानी कि बीच में से छोटा या पतला होता है और किनारे इसके होते हैं मोटे, ये कहलाता है अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस के लिए और ये अवतल लेंस के लिए। उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की अंदर की ओर मोड़ते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है, यानी आपती मतलब आती है, उसको अंदर की तरफ मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसरित लेंस भी कहते हैं उत्तल लेंस को। इसे ये देखो इसमें ये उत्तल लेंस है, अंदर की तरफ प्रकाश किरण को मोड़ देता है, और ये अवतल लेंस है जो कि मतलब प्रकाश किरण को बाहर की तरफ मोड़ देता है।
इसमें देखो कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है किसमें, उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा तथा बिंब से छोटा बनता है। जब वस्तु लेंस के नजदीक रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित बनता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। इसमें 7 वर्ण होते हैं या 7 रंग होते हैं। वर्षा के पश्चात जब सूर्य क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये देखो, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये 7 वर्ण इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। साबुन के बुलबुले सीडी से प्रकाश परावर्तित होकर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि ये भी एक इंद्रधनुष की तरह कार्य करते हैं। यानी कि साबुन का बुलबुला और सीडी से प्रकाश परावर्तित होता है ना, तब हमें विभिन्न वर्ण दिखाई देते हैं। तो इसमें यहाँ से याद रखना है, इसमें प्रकाश परावर्तित होता है। प्रकाश के अपने रंगों में विभक्त होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, यानी कि विभक्त यानी अलग अलग होने को विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली यह प्राकृतिक परिघटना है। अब पढ़ेंगे नेत्र के बारे में। वस्तुओं से परावर्तित होकर आने वाला प्रकाश जब हमारे आंखों में पड़ता है या प्रवेश करता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, यानी परावर्तित प्रकाश। हमारी आंख ज्ञानेंद्रियों में से एक है, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, उसमें से हमारी आंख भी एक है। आकृति गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद तथा कठोर होता है, जो बाह्य आघातों से हमारी रक्षा करता है। नेत्र के भाग देखो, कॉर्निया या कवचमंडल, परितारिका आइरिस, तीसरा होता पुतली, लेंस जो कि हमारे नेत्र में लेंस उत्तल लेंस होता है, रेटिना या दृष्टिपटल, और दीर्घ तंत्रिका 2 प्रकार की होती है, शंकु और शलाकाएं, और एक 7वां भाग होता है पलकें। और ये है नेत्र का डायग्राम, ठीक है। कॉर्निया या कवचमंडल, नेत्र के पारदर्शी अग्र भाग को कॉर्निया कहते हैं, यानी कि पारदर्शी और आगे का भाग उसको कॉर्निया कहते हैं। परितारिका या आइरिस, कॉर्निया के पीछे घिरी पेश या संरचना को परितारिका या आइरिस से कहते हैं। परितारिका पुतली की साइज को नियंत्रित करती है, यानी कि परितारिका वो पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। परितारिका नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करती है, जैसे किसी व्यक्ति के नेत्र हरे, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो यानी कि उसको रंग वो परितारिका ही प्रदान करती है। परितारिका आइरिस को नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यानी कि ये प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है और ये पुतली की साइज को भी नियंत्रित करती है। कौन? परितारिका। पुतली, परितारिका या आइरिस में छोटे से द्वार को पुतली कहते हैं, यानी आइरिस या परितारिका में जो छोटे सा द्वार होता है उसको कहते हैं पुतली। लेंस, नेत्र में उत्तल लेंस होता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करता है, यानी कि जो प्रकाश आता है ना उससे प्रकाश जो रेटिना पर फोकसित करता है लेंस। दृष्टिपटल या रेटिना, रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, रेटिना जो कि अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है, ठीक है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जो वस्तु हटा लेने के बाद 1/16 सेकंड तक बना रहता है, यानी कि मतलब प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, और वस्तु वहाँ से हटा लेने पर वो भी 1/16 सेकंड तक वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है हमारे आँख में। उस लाइन के बाद ये लाइन है कि भाई यदि प्रतिबिंब 1/16 सेकंड से अधिक समय तक बने तो प्रतिबिंब नेत्र को चलते फिरते दिखाई देते हैं, यानी कि प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तो वो मतलब वस्तु हमारे आंख पर बना रहता है, और यदि 1/16 सेकंड से अधिक बनता है समय तक तो वे प्रतिबिंब हमें चलता फिरता दिखाई देता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदना को दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र है ना वो अनुभव करता है, जो भी संवेदना होती है ना उसको दृढ़ तंत्रिकाओं के माध्यम से या उसकी सहायता से मस्तिष्क तक पहुँचाता है, और ये शंकु रंगों या वर्णों की सूचना भी भेजता है मस्तिष्क। कौन? ये दृढ़ तंत्रिका। दृढ़ तंत्रिका या तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, जो प्रकाश तीव्र तेज होता है उसके लिए सुग्राही होती है, और जो शलाकाएं होती है वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। पलकें, यह बाहरी वस्तुओं या अनावश्यक प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने से रोकता है। पलकें, ठीक है। नेत्र की न्यूनतम या निकटतम दृष्टि दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेत्र का अधिकतम दृष्टि बिंदु अनंत होता है। कुछ व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को तो देख नहीं पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को देख पाता है, निकट दृष्टि दोष। और कुछ व्यक्ति निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को देख पाता है तो वे दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। कभी कभी वृद्धावस्था में नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, यानी कि धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि कमजोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति को मौत या बिंदु हो जाता है, यानी कि
वृद्ध अवस्था में व्यक्ति के नेत्र वो धुंधला हो जाते हैं तो इसमें मोतियाबिंद रोग हो जाता है। दीर्घ तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं, यानी कि दीर्घ तंत्रिका या रेटिना है ना, उसके संधि पर कोई बिंदु नहीं होता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर देखो, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे तथा तितली के नेत्र बहुत बड़े होते हैं जो चारों तरफ देख सकते हैं। उल्लू रात में देख पाते हैं, दिन में नहीं। उल्लू के नेत्र की पुतली तथा कॉर्निया दोनों बड़े होते हैं, यानी कि पुतली और कॉर्निया दोनों क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि नेत्र में प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश कर सके। इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा कुछ ही शंकु होते हैं। किसके? उल्लू के। दिन के समय में देखने वाले पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा शलाकाएं होती है कम, यानी कि जो उल्लू होता है रात में देख पाता है तो इसमें बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु होते छोटे हैं, लेकिन जो दिन में देखते हैं ना उसमें तो शंकु अधिक होते हैं और शलाकाएं होती है कम या छोटी होती है। चाक्षुष विकृति। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति कहलाती है। ब्रेल पद्धति विकसित की थी लुई ब्रेल ने, ठीक है, 1821 में, और वर्तमान में 1932 में अपनाई गई थी। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के टॉपिक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें देखो दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी दर्पण है, जिसमें समतल दर्पण है, गोले दर्पण है, उत्तल है और लेंस और नेत्र के बारे में अध्ययन किया। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।